हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन शॉट साइंस, जहां हम हर चैप्टर को केवल एक ही वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में जो नए बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं और पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं और नए सब्सटेंसेस का निर्माण हो जाता है। इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब कि जो बॉन्ड हैं वो हमारे टूटते हैं और फिर नए बॉन्ड बन जाते हैं एटम्स के बीच में और नए सब्सटेंस का निर्माण हो जाता है। जैसे मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो इनमें जो पुराने बॉन्ड हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन के बीच, वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं जिससे नए सब्सटेंस बन गए CO2 एंड H2O। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम इस केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब किस रूप में करते हैं? सिंबल्स और फॉर्मूले के रूप में करते हैं। जैसे कि ये जो रिएक्शन हमारी लिख रही है इसमें क्या है? फॉर्मूले लिख रहे हैं किसके? हमारे जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में गए, ठीक है, और जो प्रोड्यूस हुए उनके। तो ये क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है? केमिकल चेंज होता है जो कि एक प्रकार का इरिवर्सिबल चेंज है। अब चेंज किस किस चीज़ में हो सकता है? स्टेट में चेंज हो सकता है, मीन्स हमारा जो सॉलिड हमने चीज़ ली तो कोई लिक्विड प्राप्त हो सकता है, अगर दो लिक्विड लिए तो सॉलिड चीज़ प्राप्त हो सकती है, या चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल सकती है, एंड चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। तो सिंपली हम तीन प्रकार के यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें हीट रिलीज्ड होती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का बर्न होना। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। तो ये क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। मीथेन एक नेचुरल गैस है। अगला रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है कि हमने भोजन खाया, हमने फूड खाया, अब उस फूड से हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन उस फूड के साथ रिएक्ट करती है, उस फूड को बर्न करती है और उससे हमारे को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उसी को क्या कह रहे हैं? रेस्पायरेशन कह रहे हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? CO2 H2 और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकल जाती है और इसी एनर्जी का प्रयोग हम डेली लाइफ के कार्यों को करने के लिए करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में डिकम्पोजिशन होना। अब ये क्या चीज़ होती है? इसमें जैसे कि हमने एक बड़ी सी बकेट ली, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल मैटर को रख दिया। अब कुछ दिनों में ये वेजिटेबल मैटर सड़ेगा, गलेगा और कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करा जाता है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड की जब अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनती है। इस रिएक्शन में क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि बाहर से एनर्जी को खींचा गया है। अगला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? ऐसी रिएक्शन जिनमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस का निर्माण होता है उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का इनसॉल्युबल सब्सटेंस, उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि जब लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है लेड आयोडाइड, जो क्या होता है? एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, मतलब कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो ये कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए हमारी केमिस्ट्री में जो एक्टिविटी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT की। तो सबसे पहली एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 1.1। इसमें हमें क्या लेना है? एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे सैंड पेपर के द्वारा साफ कर लेना है। सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं? क्योंकि जब मैग्नीशियम रिएक्शन रखा हुआ रहता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हमारे को बर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसीलिए हम उसे क्या करेंगे? हटा देते हैं। लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है, इसी वजह से हम इसे हटा देते हैं। बर्निंग,
इसके बाद हम क्या करेंगे, उसे बर्न करेंगे। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो डिजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। जिस प्रकार हम दिवाली पर छुर्री जलाते हैं तो उस तरीके की ही फ्लेम कुछ देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, एक व्हाइट पाउडर जैसा होता है। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंज हुए, कलर में चेंज होता है और साथ ही साथ हीट निकलती है, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। एक्टिविटी 1.2, इसमें क्या करना है, हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट, एक सॉलिड रूप में इंसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है जो होता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। इसमें क्या हुआ, एक तो देखिए स्टेट में चेंज हुआ, ये दोनों लिक्विड है, ये सॉलिड प्राप्त हुआ। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हुआ, ये दोनों हमारे कलरलेस थी, येलो कलर का प्राप्त हुआ। और रिएक्शन कैसी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि प्रेसिपिटेट बनना है। एक्टिविटी 1.3, अब हमें क्या करना है कि कोनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें जिंक के थोड़े बहुत ग्रेन्यूल डाल देते हैं, कर डाल देते हैं। उसके बाद हमें डाइल्यूट H2SO4 या HCl उसके अंदर पुट कर देना है, डाल देना है। तो जब हम डाइल्यूट H2SO4 या HCl डालते हैं तो उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल के दोनों तरफ क्या होता है, हमें बबल दिखाई देने लगते हैं। वो किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल जो हैं जिंक ग्रेन्यूल के दोनों तरफ फॉर्म हो जाते हैं। होता क्या है, जिंक की रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनती है, और जिंक की रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो ZnCl2 प्लस H2 और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब इस दौरान जब हम इस कोनिकल फ्लास्क के बेस को छूते हैं तो वो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करा हुआ, मतलब कि वो हॉट लगता है। तो क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ है। अब देखिए दी गई जो निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है, कैसे पता चलेगी, तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट। अब उसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कॉर्क लगाते हैं और ये एक डिलीवरी ट्यूब के द्वारा इस गैस को सोप सॉल्यूशन से पास करवाना है। पास करवाने के बाद जब बबल बनते हैं, हम बबल के पास लेके जाते हैं बर्निंग कैंडल, और ये पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाते हैं। अगर पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। वे सिंपली हमने केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूलों के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि Mg प्लस O2 बराबर MgO। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ हैं जैसे कि Mg प्लस O2, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें हैं तो ये क्या है, रिएक्टेंट कहलाती हैं, और राइट हैंड साइड का क्या है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। अब ये जो एरो होता है ये पॉइंट टूवर्ड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन किधर की तरफ है। अब ये जो रिएक्टेंट है ये क्या चीज़ है, अंडरगो केमिकल चेंज। जो सब्सटेंसेस केमिकल चेंज में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल इक्वेशन जो होती हैं उन्हें दो प्रकार की होती हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर बराबर होती है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम की संख्या बराबर नहीं होती है उन्हें कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि देखेंगे इधर एक Mg है, इधर एक Mg है, इधर दो ऑक्सीजन है लेकिन इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो भाई बराबर नहीं है एटम्स, तो ये कहलाएगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, अब देखिए दो मैग्नीशियम इधर, दो मैग्नीशियम इधर, दो ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, तो भाई बराबर हो गए, तो ये कहलाएगी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन शो ओनली केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्या है, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जो केवल फॉर्मूला ही बताए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें, व्हाई बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंसिंग के समय हमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके स्टेट को भी बताना पड़ता है कि वो कौन सी फिजिकल स्टेट में, तो उसके लिए देखिए सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट।
अब जैसे हमने G लगाया मीन्स वो गैसियस स्टेट में है, L लगाया मीन्स वो लिक्विड स्टेट में है, AQ लगाया एक्वस, इसका मतलब है पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व स्टेट में है, और S लगाया तो सॉलिड। रिएक्शन कंडीशन, जो रिएक्शन की कंडीशन होती हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कैटेलिस्ट, इंडिकेट एबव और बिलो द एरो, या तो उसे एरो के ऊपर या एरो के नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करती है 300 atm प्रेशर पे, तो क्या बनाता है, मीथेनॉल का निर्माण होता है, जो कैसी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन है। 6CO2 + 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनना है, ग्लूकोज प्लस 6O2, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल निकल गए एंड 6H2O, और वाटर के 6 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के प्रकार। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, रॉक DK-Q, R से रिडक्शन और O से ऑक्सीडेशन, और दोनों को एक साथ कहें तो रेडॉक्स रिएक्शन। C से कॉम्बिनेशन, देखो DK-Q मतलब 3D, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चला कॉम्बाइन होना। इसमें क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ कॉम्बाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A + B मिले और C बन गया। अब एक्टिविटी 1.4 समझेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें लेना है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, और उसके अंदर वाटर को डाल देना है। जब उसमें वाटर ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाइग्रस रिएक्शन होती है, बहुत सारी, एक तो हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिससे हम स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर भी कहते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का प्रयोग हम किस में करते हैं, वाइट वॉशिंग में करते हैं। सिंपली अगर हम कहें तो घर में जो पुताई करते हैं उसमें करा जाता है। अब घर में हमने वाइट वॉश करा तो उस समय शाइनी फिनिश देखने को नहीं मिलती, 2 से 3 दिन बाद चमक आती है। ऐसा क्यों, वाई आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग शाइनी फिनिश ऑन वॉल अपीयर। तो होता क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस था वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में उपस्थित है उससे रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है प्लस H2O। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ही वॉल को क्या देता है, शाइनी फिनिश देता है। और साथ ही साथ याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मार्बल का भी फॉर्मूला होता है जो फर्श वगैरह पे लगाई जाती है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, जो कोल है वो पूरी तरह कार्बन है, C + O2 CO2 बन गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन 2H2 + O2 2H2O बन गया। तो हमारी नेक्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब टूटना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, सिंगल रिएक्टेंट टूटता है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, और सिंपल प्रोडक्ट देने के लिए, जैसे A टूटा और हमें B + C प्राप्त हो गए। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, PET, पैट। P से फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, E से इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और T से थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या होती है, बाय हीट। तो इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसके द्वारा होगी, हीट के द्वारा होगी। मतलब जो हम एनर्जी देते हैं वो किस रूप में देते हैं, हीट के रूप में प्रोवाइड कराते हैं। अब एक्टिविटी 1.5 समझते हैं। तो इसमें हमें क्या लेना है, आयरन सल्फेट लेना है, FeSO4.7H2, जो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो जब हम उसे हीट करते हैं तो क्या बनता है, FeSO4 + 7H2O अलग हो जाते हैं। ये 7H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये अलग हो गए। तो कैसे कलर का हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। हमने इसे फर्दर हीट करा, FeSO4 को और हीट करा तो ये ब्रेक डाउन हो गया और क्या देता है, Fe2O3, SO2 और SO3। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और साथ ही साथ हमें एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, किसकी, बर्निंग सल्फर, सल्फर के जलने की। सेकंड, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम या लाइम भी कहते हैं और इसका प्रयोग किसमें होता है, मैन्युफैक्चर सीमेंट, सीमेंट बनाने में हम CaO का प्रयोग करते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो इसके लिए एक टेस्ट भी है कि ये जो गैस है वो CO2 ही है, तो टेस्ट फॉर CO2। तो हमें क्या करना होता है, इस गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो उससे पता चलता है कि ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एक्टिविटी 1.6,
काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, याद रखो। हमें टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, लेड नाइट्रेट लेना है और उसे फिर हीट करना है, गर्म करना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ब्राउन कलर का जो फ्यूम है, ब्राउन कलर की जो धुआं है, वो हमें टेस्ट ट्यूब से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ही हमारी ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन कलर की होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें जो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से करवाते हैं। जैसे कि 2H2O लिक्विड वाटर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। एक्टिविटी 1.7 के द्वारा समझेंगे इसे। हमें एक बीकर लेना है या फिर कोई हमें मग लेना है, उसमें 2 बेस में होल कर लेते हैं। तो 2 होल हमने कर लिए बेस में। अब उनमें हमने क्या लगा देना, रबर स्टॉपर लगा देना है और उनमें ग्रेफाइट रॉड हमने लगा दी एंड देन फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की से। और देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, हम पानी भर लेंगे, इसके अंदर वाटर आपको फिल कर लेना है और टेस्ट ट्यूब लेकर के उल्टी करके इनमें रख देनी है हमारे जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर, जो कि ग्रेफाइट रॉड देख रहे हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि हम जो ये हमने वाटर लिया, इस वाटर में थोड़ी सी H2SO4 की ड्रॉप डालते हैं। देखो, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टू वाटर। इससे क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है तो धीरे धीरे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जो टेस्ट ट्यूब है, इनके ऊपर वाले पोर्शन जो हैं वो खाली होने चालू हो जाते हैं, उनमें से वाटर लेवल कम होने लगता है। तो हुआ क्या कि कैथोड पर क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला, H आ रहा है इसमें तो हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलता है। अब याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो कम होता है और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस डबल होता है देन ऑक्सीजन, बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि H2O में 2 पार्ट हाइड्रोजन के हैं और 1 पार्ट ऑक्सीजन का है, बिकॉज H2O कंटेन 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब के निकाल लेना है और उसके बाद उनके पास बर्निंग कैंडल लेके जानी है। ब्रिंग बर्निंग कैंडल नहीं है, टेस्ट ट्यूब के पास लेके जानी है। तो ऑब्जर्व क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस फील्ड वाली टेस्ट ट्यूब तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी और जो ऑक्सीजन वाली है वो और ज़्यादा ब्राइटली जलने लग जाती है। थर्ड, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें लाइट के द्वारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराया जाता है। एक्टिविटी 1.8 समझेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड ले लेनी है और उसे क्या करेंगे, हम सनलाइट में रख देते हैं। तो कुछ समय बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने व्हाइट पाउडर लिया था वो ग्रे या ब्लैक कलर का हो गया। क्यों, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज हो गई, टूट गई, किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाती है। इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है वो भी टूट जाएगी सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में। इसका प्रयोग किसमें होता है, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या होती है, जिनमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि A प्लस BC, तो क्या हुआ, A तो C के साथ चला गया और B अकेला रह जाता है। ठीक है, अब इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। तो हमें 3 आयरन नेल लेने हैं और 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है A और B। दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमें भर लेना है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ये हमारा ब्लू कलर का होता है। अब बी वाली टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 2 आयरन नेलों को डाल देते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद जब हम आयरन नेल निकालते हैं तो ब्राउन कलर के हो गए और जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कलर फेड हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। ऐसा क्या हुआ कि Fe आयरन प्लस CuSO4 एक्वस, तो Fe क्या करता है, Cu को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से और क्या बना लेता है, FeSO4 प्लस Cu, और ये ही Cu जो है वो आयरन नेल पर डिपोजिट हो जाता है और वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसे ही जब हम जिंक की करवाते हैं CuSO4 के साथ तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। लेड की करवाएंगे CuCl2 के साथ तो PbCl2 प्लस Cu बन गया। अब Fe की ZnSO4 के साथ करवाई तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Fe जो है ना वो लेस रिएक्टिव है और जिंक है हाई रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। तो कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, इस चीज़ को रिएक्टिविटी सीरीज के द्वारा जानते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला मेटल होता है वो नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला जो होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमारी नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे AB प्लस CD,
तो AC प्लस BD, आप इसे एक उदाहरण के द्वारा समझो कि दो दोस्त हैं, अब उन दोनों दोस्त जो हैं वो मैरिड हैं, उनकी शादी हो चुकी है। अब होता क्या है कि एक दोस्त को दूसरे की वाइफ पसंद है और दूसरे को पहले की, तो वो क्या करें, अगर अपनी वाइफों को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं तो वो बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह हो जाता है। एक्टिविटी 1.10 के द्वारा हम इसे समझते हैं। तो हमें क्या करना है, सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड को हमने मिक्स करा, तो बनता क्या है, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, और ये जो बेरियम सल्फेट है क्या है, वाइट PPT हमें मिलता है। अब देखो इसमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, हाइड्रोजन का गेन हो जाए या इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक्टिविटी 1.11 के द्वारा इस चीज़ को समझेंगे। तो हमें क्या करना है, एक चाइना डिश में हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया और उसे हमने हीट करा, तो हीट करने पर वो कॉपर पाउडर ब्लैक कलर का हो जाता है। सरफेस जो है कॉपर की कोटेड हो गई ब्लैक, क्यों हुई, किस देखिए, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना ली, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, और वो ब्लैक कलर की होती है। तो Cu प्लस O2 क्या बना लेता है, 2CuO, जो कि ब्लैक कलर की हमारी होती है। ठीक है, अब इस हीटेड कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तब क्या होता है, तब हमें फिर से कॉपर प्राप्त हो जाता है ब्राउन कलर का। CuO पे से जब हमने हाइड्रोजन गैस प्राप्त करी और ये हीटेड है, तो Cu प्लस H2O, तो कॉपर कैसा ब्राउन कलर का प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो CuO ने ऑक्सीजन का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन हो गया। H2O ने क्या करा, ऑक्सीजन का गेन करा, H2 ने क्या करा, ऑक्सीजन का गेन करा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दो शब्द हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड का मतलब जो ऑक्सीजन गेन कर लेता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड गेन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गेन कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन करी तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस्ड का मतलब जो ऑक्सीजन का लॉस कर ले, जैसे कि यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाता है। फिर आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे और खुद रिड्यूस हो जाए, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे और स्वयं रिड्यूस हो जाए, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे CuO, इसने क्या करा, हाइड्रोजन का करा दिया ऑक्सीडेशन और खुद क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट ये कौन से होते हैं, जो क्या करें, दूसरे का रिडक्शन करा दें और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएं। जैसे H2 ने CuO का तो रिडक्शन करा दिया और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं, इन्हें कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उन्हें कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MnO2 4HCl, MnCl2 2H2OCl2। तो यहाँ पे MnO2 ने ऑक्सीजन का लॉस करा तो रिडक्शन। HCl में Cl ने क्या करा, हाइड्रोजन का लॉस करा, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, देखो सिंपली हमने चीज़ों पे जंग लगी हुई देखी होगी, तो वो क्या चीज़ है, कोरोजन ही है। ठीक है, या फिर चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो ब्लैक कलर की हो गई, कोरोजन है। कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो गई, वो क्या है, कोरोजन है। तो व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस, जब मेटल पे सब्सटेंस अटैक करते हैं अराउंड इट, जो उसके चारों ओर हैं, जैसे मॉइस्चर, एसिड, ETC, इट इज सेड टू कोरोड, तो हम क्या कहते हैं कि वो मेटल कोरोड हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और उस प्रक्रिया को कोरोजन के नाम से जानते हैं। जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे जो ब्लैक कोटिंग होती है वो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है। कैसे बनी, रिएक्ट विद सल्फर इन एयर, क्योंकि सिल्वर क्या करता है, वो एयर में उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है। ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर देखने को मिलती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। कैसे बनी, कि जो कॉपर है वो एयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लगना। अब रस्ट का फॉर्मूला मतलब जंग का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O। मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए मॉइस्ट एयर के साथ संपर्क में रहता है। वेज ऑफ प्रिवेंशन, बचने के तरीके। तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस आप सभी ने देखा होगा, तो वहीं से एक ट्रिक है, ऑगी की कैप।
O से ऑयलिंग, G से ग्रीसिंग, G से गैल्वेनाइजेशन, Y से मेकिंग अलॉय, C से क्रोम प्लेटिंग, A से एनोडाइजिंग और P से पेंटिंग। अब नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है कि जैसे हमने चिप्स लिए, उनका पैकेट खुला हुआ छोड़ दिया, 2 से 3 दिन बाद तो उनका टेस्ट भी चेंज हो गया, स्मेल भी चेंज हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिससे टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी से बचने के तरीके, हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, BHA। या फिर हम फूड को किस में रखें? एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में रखें जहाँ पे एयर ना जा सके। और चिप्स बैग जो होते हैं या फिर कुरकुरे चिप्स वगैरह जो बाहर से चीज़ें आती हैं, उनके बैग नाइट्रोजन गैस द्वारा फिल्ड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिवेंट करते हैं चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से, रोकते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है काफ़ी कम रिएक्टिव होती है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाती है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो हमारी जो NCERT में मेथड दिया है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम हिट ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं। वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन। इसमें हम ट्रायल्स करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट की सहायता से। जैसे एग्जांपल समझिएगा, हमें दे रखा Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 समझिएगा, स्टेप फर्स्ट 1। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन में जितनी भी चीजें हैं इन्हें बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, हमने इन्हें सबको क्या करा, बॉक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें जितनी भी चीजें हैं बॉक्स में, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। नो चेंज इनसाइड ब्रैकेट। ब्रैकेट में जितनी भी चीजें हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2। तो इसमें क्या करेंगे, हम उस कंपाउंड को चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो कंपाउंड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो वो कौन सा कंपाउंड है भाई? वो है Fe3O4। हमने चूज कर लिया। अब इस कंपाउंड में आपको वो एलिमेंट चूज करना है जिसके एटम सबसे ज्यादा है। एलिमेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो कौन सा है? देखो, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हमें क्या करना, बैलेंस इट। अब देखो बैलेंस कैसे करना है, Fe तो ऐसा ही रहेगा प्लस, अब देखो इधर कितनी ऑक्सीजन है? 1। इधर कितनी है? 4। तो हमें 4 ऑक्सीजन करनी है, ब्रैकेट के अंदर तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम इधर 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 H2O। तो अब देखिए 4 ऑक्सीजन इधर हो गई और Fe3O4, 4 ऑक्सीजन इधर है प्लस H2। अब इसके बाद आपको जो भी, आपको किसी भी एटम को लेकर के और बैलेंस कर देना है। अब जैसे स्टेप 3 में अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं किसको बैलेंस? हाइड्रोजन को। ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन। देखिए कैसे, Fe तो ऐसा ही रहेगा प्लस, अब 4 भाई, एक मॉलिक्यूल में 2, अब 4 मॉलिक्यूल, तो 4 दूनी 8, मीन्स हमारे पे कितने हाइड्रोजन हैं? 8 हाइड्रोजन है इधर की तरफ। और इधर कितने हैं हमारे पे? 2। अब हमें इधर भी कितने चाहिए? 8। तो 8 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 8 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे। स्टेप 4, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो बैलेंस आयरन। अब हमें आयरन को बैलेंस कर देना है। अब कैसे करेंगे, देखिए इधर कितने आयरन है? 3, और इधर भी चाहिए 3, तो 3 की मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। 3Fe, 3 आयरन हो गए, 4H2O वाटर के मॉलिक्यूल वही, और Fe3O4 प्लस 4H2।
अब आप ऑब्जर्व करिएगा जरा, 3Fe इधर तो 3Fe इधर, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन इधर 8 हाइड्रोजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन इधर। तो हमारी इक्वेशन ये वाली कैसी हो गई है, अब ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस हो गई है। हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।